गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। यह हमारा क्लास 10th और क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है। क्लास 10th और क्लास 9 दोनों का सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का ऑरिजिन कहाँ से हुआ ये जानने के लिए हम लोग कुछ पहले जान लेते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, मैथमेटिक्स। हमारा मैथ 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अरिथमेटिक मतलब अंकगणित, ऐसी गणित जिसमें हम लोग केवल अंकों के बारे में पढ़ते हैं। अलजेब्रा बीज गणित, ज्योमेट्री रेखा गणित, ज्योमेट्री को ज्यामिति भी कहते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर था और 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम था, वो हमारा अरिथमेटिक में आता है। और हमारा दोनों का सेकंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल, वो हमारा अलजेब्रा में आता है। तो आइए हम लोग अलजेब्रा को स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या डेफिनेशन होती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन, या तो क्या लिख सकते थे, अ रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में रिलेशन। तो हमने क्या लिखा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कौन होते हैं हमारे कांस्टेंट और कौन होते हैं हमारे वेरिएबल? ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे हमने लिखा कि x इक्वल टू 2.5, हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 2.5। तो हमारा पूरा क्वेश्चन जब भी सॉल्व होगा x की जगह हम लोग क्या लेंगे, 2.5। वेरिएबल जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये तो पता है कि x रियल नंबर है, पर कौन सा रियल नंबर है ये नहीं पता है। तो हमारा कांस्टेंट कौन होता है, देखिए जैसे 2.5, 3.8, 6, 5/7, 9.87 by 34, ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट हैं। अगर हमारे वेरिएबल लिखे होते तो कैसे लिखे होते, x, y, a, b, c, z। यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बदल सकती है। बार बार x की वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है। मान लीजिए हमें अपने क्वेश्चन में दे दिया कि a इक्वल टू 2.5, a इक्वल टू 2.5, तो उस क्वेश्चन के लिए ये जो a होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हर जगह a की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 2.5 रखेंगे। तो उस क्वेश्चन के लिए a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और वैसे अगर ये लोग हमें लिखे हुए मिल जाए तो हम लोग क्या समझेंगे, ये हमारे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, वेरिएबल्स। अगर उसकी वैल्यू दे दे हमें तब तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, अगर वैल्यू नहीं दिया है तो हमारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो हम कह सकते हैं अगर a लिखा है और ये नॉन रियल नंबर है, नॉन मतलब कि ये एक ऐसा रियल नंबर है जिसको हम लोग जान रहे हैं, नॉन रियल नंबर है, हमें पता है कितना है, तो वो हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगर यही a हमारा अननोन रियल नंबर बन जाए, अननोन रियल नंबर, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, वेरिएबल, वेरी, VARY, वेरी मतलब होता है बदलना, और एबल, एबल मतलब योग्य, बदलने योग्य। जो बदलने योग्य हो उसे वेरिएबल कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। जो चलने योग्य हो, चलने मतलब इधर उधर चलेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बदलेगी। जो बदलने योग्य हो, जो चलने योग्य हो, उसे वेरिएबल कहते हैं। एक्स वाई जेड ये सब हमारे वेरिएबल हैं। कांस्टेंट, स्थिरांक, स्थिरांक क्या है ये, स्थिरांक। तो ठीक है, हम लोग समझ गए हमारे कांस्टेंट कौन से होते हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं। अब हम लोग अपने डिफिनेशन पे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन कर रहे हैं तो किसी की हेल्प लेंगे कंबाइन करने के लिए, तो किसकी हेल्प लेंगे, विद द हेल्प ऑफ बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसकी सहायता से हम लोग जब कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं तो इसी को is called an algebraic
एक्सप्रेशन, इसी को एक बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो समझ में आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2 और x एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, और इनके बीच में रिलेशन हम लोग बना दे और कौन सा ऑपरेशन करें, मैथमेटिकल कौन सा ऑपरेशन कर दे, चाहे प्लस कर दे चाहे माइनस कर दे, आइए प्लस कर देते हैं, 2 + x, ये क्या हो गया हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 2 × x - y + 5, देखिए ये भी हमारा क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या हो जाएगा 2x - y + 5, ये हमारा क्या बन गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी तरीके से बस कांस्टेंट और वेरिएबल होना चाहिए और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन बीच में होना चाहिए, जैसे यही लिखा है, देखिए तो क्या लिखा है 2/5 × y - x/5, ये हमारा क्या हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस तरीके से हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन होता है। अगर इस तरीके से हमारा लिखा है तो हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो गया, अब देखते हैं हमारे पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हर एक चीज को अच्छे समझते चलेंगे और अच्छे से नोट करते चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल कौन होते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें ईच पावर, सभी पावर ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल हैं उन सभी की पावर इज ओनली अ होल नंबर, क्या हो होल नंबर हो। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है और उसमें जितने भी वेरिएबल हैं अगर सभी की पावर एक होल नंबर है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा, अगर होल नंबर नहीं होगा तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जांपल लिखा है 2x + 5y - 3, वेरिएबल को देखना है, पावर ऑफ वेरिएबल्स, केवल वेरिएबल से मतलब है x और y, यहां पे 2 वेरिएबल है। अब दोनों वेरिएबल की पावर को चेक करिए, यहां पे पावर क्या है 1, यहां भी 1, 1 एक होल नंबर है और ये भी 1 एक होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए 2x/y - 3, अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अभी हम समझाएंगे आगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो y ऊपर जाएगा, y की पावर यहाँ पे नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी पावर -1, तो क्या हो गया 2x y की पावर -1 - 3। यहाँ पे देखिए वेरिएबल कौन कौन से हैं x और y, x का पावर क्या है 1, ये होल नंबर है, y का पावर -1, ये होल नंबर नहीं है। जब ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया और पावर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में पावर कैसी है पॉजिटिव, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2x/y की पावर -2 - 5, मान लीजिए ऐसा होता तो ये ऊपर जाता तो 2x(y² बन जाता, अब दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 यहाँ 2 दोनों होल नंबर हो जाते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, तो वेरिएबल को ऊपर ले जाने पर उसकी पावर निगेटिव बन जाती है और जब पावर निगेटिव हो जाएगी तो वो होल नंबर में नहीं आएगा, तो ये वाला हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव, पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और केस देखिए x + 5√y - 7, इसको देखिए x की पावर क्या है 1 है, x की पावर क्या है 1 है, चलो ठीक है ये तो होल नंबर है। y की पावर क्या है √y, क्या लिखा है ये √y, ये जो साइन होता है इसको एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं रेडिकल साइन, क्या नाम है इसका रेडिकल साइन। यहां पे क्या है ये √y, √y, तो √y को अगर हम लोग इसका रूट हटाएंगे तो पावर क्या बनेगी y की पावर 1/√,
2। अब देखिए 1/2, 1/2 होल नंबर नहीं है, 1/2 होल नंबर नहीं है। तो इस वेरिएबल की तो पावर होल नंबर है, पर इस वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब भी रूट में आ जाए, रेडिकल में आ जाए, रूट में आ जाए, तब भी उसको देखेंगे ध्यान से। एक चीज और केस हो सकता था ना कि x + 5 रूट वाई स्क्वायर -7 आ जाता, तो ये y स्क्वायर रेडिकल से बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा, तो 5y - 7, अब ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके का है कि वो बाहर ना निकल पाए, रूट के अंदर ही रह जाए वेरिएबल हमारा, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव उसका पावर रहे, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये सब हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं, कई सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। रूट में दे सकता है, डिनोमिनेटर में दे सकता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, हमें कांस्टेंट के पावर से मतलब नहीं होती। अगर यहाँ पे होता √2x + y, तो x की पावर 1, y की पावर 1, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, दोनों होल नंबर। हमें कांस्टेंट के पावर से मतलब नहीं होती है, कांस्टेंट का पावर हमारा कैसा भी रहे। यहाँ पे देखिए 2/5x, x की पावर 1, ये वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ 5 की पावर ऊपर जाने पे -1 बन जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कांस्टेंट के पावर से कोई मतलब नहीं, हमें केवल वेरिएबल के पावर से मतलब है। ध्यान रखिए, केवल किसके पावर से, वेरिएबल के पावर से। पॉलिनोमियल में हम लोग हमेशा केवल वेरिएबल की बात करेंगे, वेरिएबल के पावर से मतलब रखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग टर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। टर्म्स, टर्म्स को हिंदी में पद बोलते हैं। हमारे किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म होते हैं, कितने पद होते हैं, आइए देखते हैं कैसे जानेंगे। x + 5, यहां पे हमारे कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं। कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं। 5 + y - x, ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये भी इसके आगे सॉल्व ना हो पाता। तो यहां पे हमारे कितने टर्म हो गए, 1 2 3, कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। ठीक है, यहां पे देखिए ये भी इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, x² में x सॉल्व नहीं होगा, नहीं जुड़ पाएगा। ये x² है, अनलाइक टर्म्स हैं। कैसे हैं ये, अनलाइक टर्म्स हैं। अगर वेरिएबल हमारे डिफरेंट होते हैं तो वो अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। तो ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे। 1 2 3, यहां पे भी हमारे 3 टर्म्स हैं। यहां पे देखिए 2 × x, ये सॉल्व हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 2x + 3 + 3, ये एक टर्म हो गया, 2 टर्म। अब सॉल्व नहीं होगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। इसको देखिए 3/5 × x, 3/5 × x -y/3, तो 3x/5 -y/3, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। इसके आगे हम लोग जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डिनोमिनेटर को तो हम लोग एक कर सकते हैं, पर न्यूमरेटर को हम लोग अच्छे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं, 1 2। इसको देखिए x² / 5x × 3, कितना आ गया, 3x/5, कितने टर्म हो गए, यहां पे केवल एक टर्म है, हमें केवल एक टर्म मिला यहां पे। तो देखिए आप लोगों ने यहां पे क्या देखा होगा, यहां पे आप लोगों ने देखा कि जब प्लस माइनस रहता है तब टर्म अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाता है तो वो दोनों टर्म आपस में सॉल्व हो जाते हैं, वो 2 टर्म न रह के एक टर्म बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 टर्म नहीं कहेंगे, 1 2 3 नहीं कहेंगे, ये एक टर्म बन जाएगा, 1 टर्म बन जाएगा। यहाँ पे केवल 2 टर्म निकल के आएगा। 1 2 3 4 5 टर्म नहीं कहेंगे। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितने टर्म में सॉल्व हो जाएगा, 2 टर्म्स में। ये देखिए 1 2 3 टर्म था और कितने टर्म में सॉल्व हो गया, 1 टर्म में। तो इस तरीके से आप लोग टर्म्स को देख सकते हैं। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, गुणांक, जिस अंक से गुणा हुआ हो, गुणा धन अंक, जिस अंक से गुणा हुआ हो, जिस डिजिट से मल्टीप्लाई हुआ हो। तो हमारे वेरिएबल में जिस डिजिट से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, हमारे उस वेरिएबल का वही कोएफिशिएंट कहलाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल देखिए क्या बता रहा है, ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज ए कोएफिशिएंट। पॉलिनोमियल के प्रत्येक टर्म के पास उसका एक कोएफिशिएंट होता है। जैसे यहां पे देखिए कितने टर्म हैं, 1 2 3। फर्स्ट टर्म में हमारा वेरिएबल कौन है, x²। कौन सा है, x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ, हमेशा वेरिएबल का ही कोएफिशिएंट आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। अगर कोई पूछे इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो एक्स स्क्वायर में किस डिजिट का मल्टीप्लाई हुआ है, 2 का। ध्यान से देखिए 2 का। कोई पूछे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का। यहां पे हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, तो लास्ट वाले टर्म को हम लोग कौन सा टर्म बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। वहां पे वेरिएबल नहीं है तो वहां पे कौन है, केवल कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बताइए हमारा क्या है, 5। कितना है, 5 है। ऐसे यहां पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ, कोई पूछ ले x बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, x में किस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है, -5/3। साइन को साथ लेते हुए चलेंगे, -5/3। कोई पूछे कोएफिशिएंट ऑफ y बताइए 2। कांस्टेंट टर्म, लास्ट वाला, वहां पे वेरिएबल नहीं है तो कौन सा टर्म, कांस्टेंट टर्म। बताइए कितना है, 3 नहीं, साइन के साथ -3। अगर प्लस रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस रहेगा तो हम लोग लिखेंगे। यहां पे देखिए कोई पूछे कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 7 है। कितना है, 7 है। कोई पूछे कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोएफिशिएंट बताइए क्या है, साइन के साथ, साइन के साथ। यहां पे देखिए प्लस था, लिखने की जरूरत नहीं थी। यहां पे देखिए प्लस था, लिखने की जरूरत नहीं थी। यहां पे देखिए वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट आगे 7 है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे -5/3 था, लिखने की जरूरत है। तो -5 कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना हो जाएगा, -5। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है, साइन के साथ -√8, -√8। तो हम लोग इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल के प्रत्येक टर्म का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो आप लोग निकाल लेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते हुए चलिए, अच्छे समझते हुए चलिए। ये क्लास 9 और 10 दोनों का एकदम बेसिक चल रहा है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो 9 और 10 दोनों में कॉमन है। अभी इसका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है पॉलिनोमियल का। जितना भी आप लोग इस लेक्चर में पढ़ोगे, टर्म के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्री के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में, ये सब आपका दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अच्छे से नोट करते हुए चलिए, क्लास 9 क्लास 10 दोनों लोग। नेक्स्ट देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब भी घात होती है। जैसे पावर मतलब घात होता है, डिग्री मतलब भी घात होता है। पावर और डिग्री में क्या फर्क है, पावर अलग अलग वेरिएबल्स का होता है, और अलग अलग वेरिएबल जब मिलके पूरा पॉलिनोमियल बन जाते हैं तो जो पूरे पॉलिनोमियल का पावर कहलाएगा उसे डिग्री कहेंगे। मतलब क्या है कहने का, आइए समझते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर एमंग पावर्स ऑफ वेरिएबल। द हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर, और किसके बीच की, एमंग पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के पावर्स के बीच में जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सभी टर्म की पावर आप देखिए, यहां पे देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। यहां पे देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। यहां पे वेरिएबल नहीं है, तो 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। तो अगर हमसे कोई पूछे टर्म की नहीं, इंडिविजुअल टर्म की नहीं, पूरे पॉलिनोमियल की, अब पूरे पॉलिनोमियल की पावर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। तो कोई पूछे पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो सभी टर्म में हमें सबसे बड़ी पावर कौन सी मिली है, 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिग्री इक्वल टू 2। यहां पे देखिए इस टर्म में वेरिएबल की पावर 2, सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर 3, इस टर्म में वेरिएबल की पावर 1। यहां देखिए 1 है, यहां पे 3 है। इन सब में सबसे बड़ा 3, सबसे बड़ा कौन है, 3। तो टर्म की बात अब नहीं करेंगे, पूरे वेरिएबल की अगर कोई डिग्री कहे, पूरे वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, तो क्या होगी, सबसे बड़ी पावर हमें क्या मिली है, 3 मिली है। तो पूरे वेरिएबल की डिग्री, पूरे वेरिएबल की बात करेंगे तो डिग्री नाम देंगे, इंडिविजुअल टर्म की बात करेंगे तो पावर नाम देंगे। समझ में आया क्या फर्क है। ऐसे यहां पे देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है, यहां पे पावर क्या है, 1 है। क्या है, पावर 1 है। यहां पे पावर देखिए x की पावर 7, यहां पे x की पावर 2, सबसे बड़ी पावर 7।
तो कोई कहे पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री, तो डिग्री इक्वल टू 7। तो समझ में आया डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर एमंग पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ईच टर्म, सभी टर्म के वेरिएबल्स के पावर में से जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोगों ने पॉलिनोमियल के टर्म, कोएफिशिएंट और डिग्री के बारे में पढ़ा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, तो पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एक पद के आधार पे डिवाइड किया जाता है और एक घात के आधार पे। तो देखिए टर्म के आधार पे कैसे डिवाइड किया गया। फर्स्ट हमारा कौन सा है, मोनोमियल। मोनो मतलब क्या होता है, एक, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब वन होता है। और नोमियल, नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म होता है। देखिए जैसे पॉलिनोमियल, पॉली मतलब मेनी और नोमियल मतलब टर्म। पॉलिनोमियल मेनी टर्म, मेनी मतलब बहुत, टर्म मतलब पद, बहुत पद, बहुपद, पॉलिनोमियल। ऐसे ही मोनोनोमियल, तो नो नो दो बार आ गया तो मोनोमियल। मोनोमियल हिंदी में क्या बोलते हैं, एक पदीय, एक पदीय बहुपद। देखिए जिसमें केवल एक टर्म रहे, 5x केवल एक टर्म है। 2 भी ये हमारा क्या है, एक टर्म है। 7/3x की पावर 8, 7/3x की पावर 8, ये हमारा कितना टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है केवल। सेकंड देखिए हमारा बाइनोमियल, बाई मतलब क्या होता है, 2। बाईसाइकिल, जैसे साइकिल में 2 व्हील्स होते हैं तो उसे बाईसाइकिल कहते हैं, बाई मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म, 2 टर्म्स, द्विपद, द्विपद बहुपद। देखिए एक टर्म दो टर्म, ये एक बाइनोमियल है। एक टर्म दो टर्म, ये एक बाइनोमियल है। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, एक टर्म दो टर्म, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, त्रिपद, ट्राई मतलब थ्री, त्रिपद बहुपद। देखिए 1 2 3, कितने टर्म है, 3 टर्म, 1 2 3, सॉल्व नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये कांस्टेंट टर्म है। 3 टर्म, 1 2 3, 3 टर्म। तो देखिए अगर एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल, 2 टर्म रहेगा बाइनोमियल, 3 टर्म रहेगा ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा रहेगा पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। सेकेंड देखिए हमारा किस बेसिस पे डिवाइड हुआ है, डिग्री के बेसिस पे। फर्स्ट हमारा देखिए क्या लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियल। लाइन मतलब रेखा और लीनियर मतलब रैखिक, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। जब हमारी डिग्री, जब हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां पे टर्म देख रहे थे, 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा टर्म पॉलिनोमियल। यहां पे डिग्री देखेंगे, वहां पे टर्म, यहां पे डिग्री, डिग्री देखेंगे। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री देखिए, टर्म तो देखिए 2 हो गए पर डिग्री कितनी है, यहां पे पावर 1 और यहाँ पे पावर वेरिएबल है ही नहीं तो पावर की बात ही नहीं करेंगे। तो पावर 1 हो गया, 1 के अलावा कोई है नहीं तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा, यही हमारे पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 1। 9z एक ही टर्म भी है और एक ही पॉलिनोमियल भी है और उसकी डिग्री भी कितनी है, उसकी पावर भी कितनी है, 1 है। तो पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, 1। तो डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, दोनों जगह पावर 1 है तो 1 ही सबसे बड़ा है। तो डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की क्या बनेगी, 1 ही बनेगी। तो कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर। सेकेंड देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक वर्ड जो है वो क्वाड्रेट से आया है। क्वाड्रेट मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। क्वाड्रेट मतलब वर्ग, क्वाड्रेट से आया है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, कौन सा, द्विघात बहुपद। 5x स्क्वायर, देखिए टर्म तो एक ही है पर वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। एक ही टर्म और वेरिएबल की पावर 2 तो वही सबसे बड़ा हो जाएगा, वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। यहां पे देखिए
यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे वेरिएबल है और पावर 2 है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा और यही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। डिग्री 2 हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, सबसे बड़ा 2, तो डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की क्या बनेगी? इस पॉलिनोमियल की 2 बनेगी। तो कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये द्विघात, क्यूबिक त्रिघात बहुपद, कौन सा बहुपद? त्रिघात। 8z क्यूब, टर्म तो एक ही है लेकिन उसका पावर कितना है? 3 है, और पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है और उसका पावर 3 है, तो वही सबसे बड़ा हो जाएगा, वही उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। पावर 2 पावर 3, बड़ा कौन है? 3, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 2 1 3 0, 3 0 1 2, सबसे बड़ा 3, सबसे बड़ा 3, तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3, तो कैसा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लिया। कौन कौन से बेसिस पे? एक टर्म के बेसिस पे, एक डिग्री के बेसिस पे। टर्म के बेसिस पे अगर 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा टर्म पॉलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पे, अगर डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब नियतांक बहुपद, स्थिरांक बहुपद। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल टू 0, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पॉलिनोमियल है और किस वेरिएबल में है? x वेरिएबल में। देयर इज अ पॉलिनोमियल, देयर इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, किस वेरिएबल में? x वेरिएबल में, और लिखा है px इक्वल टू 2, px इक्वल टू 2। तो यहां पे देखिए पॉलिनोमियल में, क्या पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल है? जी नहीं है, यहाँ पे केवल क्या है? 2 है, केवल कांस्टेंट है। तो ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा? px इक्वल टू 2 हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये भी देखिए कोई पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में और कह रहा है कि px बराबर केवल 3/5 है तो x वेरिएबल में, बता तो रहा है, पर हमारा पॉलिनोमियल में वेरिएबल है ही नहीं। जब वेरिएबल है ही नहीं तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये देखिए कहीं पे 9.8 लिखा रहे और पूछे बताइए कैसा पॉलिनोमियल है, तो कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म हमारे कितने हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी कांस्टेंट रहेंगे अगर वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड जिस भी साइन में रहेंगे वो सब आपस में सॉल्व हो जाएंगे और सारे कांस्टेंट सॉल्व होके फिर से वो एक टर्म बन जाएगा। तो मैक्सिमम टर्म हमारा कितना हो सकता है? 1 टर्म। डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल होता ही नहीं है, तो जब वेरिएबल की कोई पावर ही नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? 0 कहलाएगी। तो डिग्री कितनी होती है? 0। ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कांस्टेंट में हमारा 0 भी आता है, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हमारा वो कांस्टेंट 0 हो जाए तो उसी का नाम हमारा जीरो पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट तो हमारा 0 भी होता है ना, अगर वही हमारा कांस्टेंट 0 हो जाए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना नाम होके क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। अगर हमारा कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट में हमारा 0 है तो कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। शून्य बहुपद, कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। px इक्वल टू 0, मान लीजिए हमारा कोई पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में और लिखा है px इक्वल टू 0, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इस बात को ध्यान रखिएगा, अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। एमसीक्यूज में आपसे पूछेगा कि डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल 1 दे देगा, 2 दे देगा, 0 दे देगा और डज नॉट एग्जिस्ट दे देगा। तो डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर
कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0, लीनियर की 1, क्वाड्रेटिक की 2। तो देखिए क्यूबिक का याद है 3, क्वाड्रेटिक का याद है 2, लीनियर आएगा 1, 1 के बाद कांस्टेंट उतरेगा तो 0, 1 के बाद उतरेगा 0 और 0 के बाद नेगेटिव तो आ नहीं सकते, तो क्या कह देंगे, 0 पॉलिनोमियल का डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखिएगा इस बात को, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल हमारे कितने वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में। यहाँ पे जो हमारा लिखा है वो x वेरिएबल में है। ऑफ डिग्री n, और डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, n है। n हमारा कोई रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है। इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किस एक्सप्रेशन में लिखा रहता है, किस फॉर्म में, देखिए a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस ऐसे डॉट डॉट करते करते ये कहां तक चला गया, घटते घटते a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0, या इसको a0 भी पढ़ेंगे, a0 पढ़िए चाहे a0 पढ़िए, ठीक है। तो देखिए इसको लिखने का क्या मतलब है, कह रहा है वेयर a0 a1 a2 a3 an आर कांस्टेंट, मतलब ये सब हमारे कांस्टेंट हैं, ये सब हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। एंड an डज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा an होगा ये हमारा 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हमारा 0 नहीं हो सकता है। बाकी और कांस्टेंट हमारे 0 हो सकते हैं, लेकिन हमारा an 0 नहीं हो सकता है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने के पहले एक चीज और समझ लीजिए। जैसे देखिए हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या लिखा है 2x स्क्वायर, बताइए क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, है। और क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x, अभी भी ये क्वाड्रेटिक है। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, अभी भी ये क्वाड्रेटिक है। क्या इससे ज्यादा टर्म में इसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पावर 2 हो गई, यहाँ पे पावर 1 हो गया, ये वाला कांस्टेंट टर्म हो गया। अब अगर कोई टर्म लाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे तो कांस्टेंट में सॉल्व हो जाएगा, पावर 1 वाली लाएंगे तो पावर 1 में सॉल्व हो जाएगा, पावर 2 वाली लाएंगे तो पावर 2 में सॉल्व हो जाएगा, पावर 3 लाएंगे तो वो क्वाड्रेटिक न रह जाएगा, क्यूबिक बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्यूबिक होता तो क्या लिख सकते थे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, और इसी के आगे अगर लगा देते -4, तो मैक्सिमम कितने टर्म में लिख पाए हम लोग, 4 टर्म में। अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 4 टर्म में, अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 3 टर्म में, मतलब एक ज्यादा। अगर डिग्री n है, डिग्री n है, ध्यान दीजिए, डिग्री n है तो मैक्सिमम टर्म एक ज्यादा n प्लस 1, कितना हो जाएगा मैक्सिमम टर्म n प्लस 1। अगर किसी पॉलिनोमियल के डिग्री n है तो उसके मैक्सिमम कितने टर्म मिल सकते हैं, n प्लस 1, और मिनिमम कितने टर्म मिल सकते हैं, 1, मिनिमम 1 टर्म में लिख सकते हैं, और मैक्सिमम n प्लस 1 टर्म में। तो यहाँ पे देखिए x की पावर n है 1 टर्म, x की पावर n माइनस 1 सेकेंड टर्म, x की पावर n माइनस 2 थर्ड टर्म। देखिए n कहां से लेके 1 से लेके 1 2 3 रहा होगा, 4 रहा होगा, 5 रहा होगा, 6 रहा होगा, ऐसे करते करते कहां तक, n तक। तो 1 से लेके n तक n हो गया, और ये वाला कांस्टेंट टर्म n प्लस 1 टर्म। तो जितना हमारा डिग्री रहेगा उतने हमारे टर्म, और एक टर्म और बढ़ जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो n प्लस 1 टर्म, n डिग्री का n प्लस 1 टर्म। इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे। ये हमारा an माइनस 1 an माइनस 2 ये सब क्या है, इस n से कोई मतलब नहीं है, इसका केवल ये कहने का मतलब है कि an अलग कांस्टेंट है, an माइनस 1 एक अलग कांस्टेंट है, an माइनस 2 एक अलग कांस्टेंट है, मतलब सारे कांस्टेंट क्या हैं, डिफर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि सारे कांस्टेंट डिफर कर रहे हैं, एक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर हम लोग क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे सारे कांस्टेंट हमारे क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो सेम हो, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। वाकई में देखा जाए तो ये कांस्टेंट क्या है, हमारे
वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है। जैसे कोई पूछे यहाँ पे x की पावर n-2 का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या है an-2, an-2। कोई पूछे इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है a0, a0। एक बात का और ध्यान देंगे, जैसे कि an हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, हमने कहा और सब जीरो हो सकते हैं। यहां पे देखिए हमारा कांस्टेंट टर्म अगर जीरो हो जाए, कांस्टेंट टर्म यहां पे नहीं, यहां पे देख लीजिए, अगर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाता तो हमारा क्या बन जाता पॉलिनोमियल 3x³ + 2x² + 5x, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता। कब, जब हमारा a0 मान लीजिए कांस्टेंट टर्म हमारा जीरो हो जाता तो ये वाला टर्म कैसा हो जाता, कैंसिल हो जाता। मान लीजिए हमारा a1 भी जीरो हो जाता, ये जो 5 है ये कांस्टेंट हमारा जीरो हो जाता तो ये पूरा टर्म कैसा हो जाता, जीरो हो जाता। मान लीजिए a2 भी जीरो हो जाता तो ये भी जीरो हो जाता, लेकिन a3 हमारा जीरो नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बचता ही ना। क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बचता, ना बचता। ये जीरो नहीं हो सकता, ये सब जीरो हो सकते हैं। यहां पे देखिए ये 3x³ का कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, x² वाला हो सकता है पर x³ का नहीं हो सकता। x³ का जीरो हो जाएगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, इसीलिए कह रहा है कि an जीरो नहीं हो सकता। अगर an ही जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म हमारा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसकी डिग्री n नहीं बचेगी, छोटी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी या उससे भी छोटी हो जाएगी। समझ में आया इसका मतलब क्या है। तो an क्यों जीरो नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी भी कोई भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हुआ आपको, तो आप कैसे लिखेंगे, ax³ + ax² + ax + a, ऐसे लिखिए और नाम दे दीजिए 3, 2, 1, 0। इसको अलग तरीके से भी लिख सकते थे, डिफरेंट कांस्टेंट लेके, जैसे ax³ प्लस यहाँ पे bx ले लीजिए, b ले लीजिए, c ले लीजिए, d ले लीजिए, a को हटा के bx² cx + d हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कभी भी, जैसे हमने क्या लिखा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमसे कह देता एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, तो हम लोग चाहे ऐसे लिखते चाहे ऐसे लिखते। फिर क्या लिखते, वेयर a1, a2, a3, a0 आर कांस्टेंट बट a3 कैन नॉट इक्वल टू 0। a3 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि a3 जीरो हो जाएगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कैसा, यहाँ पे भी a b c d, a, b, c, d आर कांस्टेंट बट a कैन नॉट इक्वल टू 0। a जीरो नहीं हो सकता, b c d सब जीरो हो जाए कोई मतलब नहीं। अगर ये सब भी जीरो हो गए तो ये ax³ बचा रहेगा, अभी भी हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बचा है। लेकिन अगर a ही जीरो हो जाएगा तो क्यूबिक कहां से बचेगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, जिस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है, जिस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री उतनी नहीं बचती है जितना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थी। तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, अगर हमें वही हाईएस्ट पावर डिग्री के रूप में चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए जो नोट करना हो। ठीक है बच्चों, हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए रियल नंबर। किसी रियल नंबर पे किसी पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होती है। इफ px इज ए पॉलिनोमियल, यदि px कोई पॉलिनोमियल है इन अ वेरिएबल x, किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में, तभी वो px लिखा है। एंड k इज एनी रियल नंबर, और k क्या है, कोई रियल नंबर है, k हमारा एक रियल नंबर है और px हमारा x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है। क्या कह रहा है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय, जो वैल्यू हमें मिलती है ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाई k, x को किससे हटा दे, k से, x को हटा के क्या लिख दें, k लिख दें। रिप्लेसिंग x बाई k इन px, px में x को हटा के k लिख दें, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ px एट x बराबर k। वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर k, मतलब जो रियल नंबर हमारा दिया है उस रियल नंबर पे हमारी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एंड इज डिनोटेड बाय pk, और हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, pk से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हमारा एक एग्जांपल लिखा है px इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 7। हमारा पॉलिनोमियल हमें x वेरिएबल में दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 7। यहाँ पे हमारे तीन टर्म है, x² का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है,
x का कोएफिशिएंट -5 है, कांस्टेंट टर्म हमारा +7 है। हमारा ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वेरिएबल पावर 0 है, तो सबसे हाईएस्ट 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए एट x बराबर -3/2। या तो इस तरीके से दे देगा या तो पूछेगा फाइंड pk, pk बताइए इफ k बराबर -3/2, k कितना हो? -3/2। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए, लिख लिए। इसके बाद लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाई k इक्वल टू -3/2। रिप्लेसिंग x बाई k, और k कितना है? -3/2। तो देखिए pk बराबर क्या लिख सकते हैं? 2k² -5k + 7। pk बराबर क्या लिख सकते हैं? x की जगह k हो गया, तो x की जगह k बराबर बराबर, ये दोनों लाइन ध्यान दीजिए, p x की जगह k इक्वल टू 2 x की जगह k हो गया k² माइनस 5k + 7 बस हमने x की जगह पे क्या कर दिया? k कर दिया। आपको k की वैल्यू क्या कह रहा है? -3/2, तो 2 इंटू -3/2 का स्क्वायर -5 इंटू -3/2 + 7 कितना आ जाएगा? देखिए इधर 2 इंटू -3/2 का होल स्क्वायर कितना बन गया? 9/4। यहाँ पे -5 माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, 5 3 जा 15/2 और +7। ठीक है, ये कट गया 2 से, 9/2 और 15/2 24/2, 24/2 12 हो गया, और 12 और 7 19 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर -3/2 या एट k बराबर -3/2 कितनी आई? हमारी 19 आई। इस तरीके से हम लोग किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी रियल नंबर पे निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पहले अपने क्वेश्चन को लिख लेंगे और जो हमें रियल नंबर दिया रहेगा अपने x को उसी रियल नंबर से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद उसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। जीरो मतलब शून्यक, बहुपद के शून्यक किसको कहते हैं? बहुपद के शून्यक अ रियल नंबर के, कोई रियल नंबर के is said to be a zero of the polynomial, इसको बहुपद का शून्यक कहेंगे if and only if, मतलब if pk इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारा कोई पॉलिनोमियल है px, और अगर हम लोग x की जगह पे k रख दें, pk बन जाए और pk बराबर क्या निकल के आ जाए? 0 आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। मतलब क्या कहने का है कि किसी रियल नंबर पे अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो रियल नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। यहां पे हमारा एक एग्जांपल है px इक्वल टू x² -x -6। तो देखिए अगर हम लोग अलग अलग रियल नंबर पे अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे, इफ k बराबर 1 देन pk बराबर, तो pk की जगह p1 लिख दे, p1 बराबर 1² -1 -6 1 -1 0 -6। if k इक्वल टू 2 देन p2 इक्वल टू 2² -2 -6। 2² 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 6 गया -4। k इक्वल टू -1 भी ले लीजिए, देख लीजिए, तो p -1 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह -1 और -6, तो 1 + 1 -6 अभी भी -4। k की जगह -2 ले लीजिए, इफ k इक्वल टू -2 देन p -2 इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर -2 -6, 4 + 2 -6 कितना आ गया? 0 आ गया। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू -2 पे, k इक्वल टू -2 पे कितनी आ गई? 0 आ गई।
किसके पे आई, किस एक्स पे आई, -2 पे। तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हमारा कौन कहलाएगा, -2। हम क्या कहेंगे, -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - x - 6। ये जो -2 आया है ये हमारा इस पॉलिनोमियल का हमें क्या मिल गया, एक जीरो मिल गया। क्या मिल गया, एक जीरो मिल गया। जो रियल नंबर रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है वो रियल नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। ऐसे हम लोग क्या देख सकते थे कि इफ k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3, तो p3 कितना आता, 3² - 3 - 6, 9 - 3 - 6 कितना हो गया, जीरो हो गया। तो 3 भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो हमें इस पॉलिनोमियल के कौन कौन से जीरोज मिले, 2 जीरोज, -2 and 3। -2 and 3 are the two zeros of this polynomial x² - x - 6। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कौन से हमारे जीरोज होते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में k की कई सारी वैल्यूज दे देती और पूछता बताइए इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, तो हम उस नंबर को पॉलिनोमियल पे रखते। अगर वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाता तो वो जो k की वैल्यू है वो जीरो कहलाता उस पॉलिनोमियल का। अगर पॉलिनोमियल जीरो ना बनता तो वो k की वैल्यू हमारी जीरो ना कहलाती। जैसे देखिए अगर यही पॉलिनोमियल हमें दे देता x² - x - 6 और पूछ लेता कई सारी वैल्यू हमें k की दे देती, जैसे क्या क्या दे देता, k बराबर 1 दे देता, k बराबर 2 दे देता, k बराबर -1 दे देता, k बराबर -2 दे देता और k बराबर 3 दे देता और पूछता बताइए k की कौन सी वैल्यूज इस पॉलिनोमियल की जीरो है, तो k बराबर 1 रखते हमें जीरो ना मिलता पॉलिनोमियल। क्या मिला हमें पॉलिनोमियल, -6 मिला। तो k की वैल्यू 1 रखने पे हमें -6 मिला, जीरो नहीं मिला। तो 1 हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरो ना होता, k इक्वल टू 1 हमारे इस पॉलिनोमियल का जीरो ना होता, k इक्वल टू 2 भी ना होता। कौन कौन सा होता, k इक्वल टू -2 और k इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी वैल्यू को पॉलिनोमियल पे रख के चेक कर सकते हैं कि वह उस पॉलिनोमियल का जीरो है कि उस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।